नमस्कार, जीना इसी का नाम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम बात करेंगे हॉबीज़ की। शौक जीवन में कितना ज़रूरी है और कितना करना है, क्योंकि शौक के नाम पर काफ़ी वो चीज़ें भी हो जाती हैं जो ठीक नहीं है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर साहब मोटिवेटर डॉक्टर राजेश शर्मा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है जीना इसी का नाम में आपका। सबसे पहले सर, शौक की आज हम बात करेंगे। लोग शौक को, हॉबीज़ को समझ ही नहीं पाते। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो आज की युवा पीढ़ी हॉबीज़ को ये समझती है कि हमें अपने रिज्यूम में लिखने के लिए कुछ चाहिए तो हॉबीज़ के आगे बेसिकली लिख दिया जाता है लर्निंग, म्यूज़िक लिसनिंग, ये हॉबीज़ हो गई। लेकिन हॉबी क्या है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। आपसे समझना चाहूँगा सर, क्योंकि आपका लंबा अनुभव भी है, और तो कैसे देखते हैं सर आप हॉबीज़ को? नमस्कार दर्शकों, हमारे IND24 के सभी भाई बंदियों को, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और आज बड़ा दिलचस्प विषय है हमारा। जीना इसी का नाम है। किसका नाम है जीना? कुछ लोग ये समझते हैं कि ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है और कुछ लोग की ज़िंदगी बोझ लगती है। तो इस खूबसूरती और बदसूरती के बीच में ही इंसान जो है वो दोलन करता रहता है। और मनुष्य होने के नाते पूरी 84 लाख योनियों में सबसे सर्वोत्तम योनि में जन्म लेने के बाद में हमारा ये एक फ़र्ज़ बन जाता है, ये कर्तव्य बन जाता है कि हम अपने जीवन को समझें। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्यों करना है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, उसको एक बड़े विस्तृत रूप में समझने की आवश्यकता है। लेकिन जीवन की आपाधापी में, जीवन की संघर्ष में शायद हम वो वक्त निकाल ही नहीं पाते। हम बस बहते चले जाते हैं एक बिना चप्पू की नाव जैसे, और हमें समझ में नहीं आता। और जब आंखें खुलती हैं, जब समझ में आता है तो लगता है कि बहुत पानी निकल गया, बहुत वक्त निकल गया, और उसके बाद वक्त बचता नहीं। तो जीवन को कंट्रोल में लेना, जीवन के स्टीयरिंग को जो है, ज़िंदगी के स्टीयरिंग को कंट्रोल में लेना है। और उसके बाद हम बात करते हैं यदि हॉबी है क्या। अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखते हैं तो हॉबी का मतलब होता है स्पेयर टाइम एक्टिविटी। स्पेयर टाइम एक्टिविटी। तो सवाल उठता ये है कि क्या हमको अपने जीवन के डे टू डे एक्टिविटी में हमको स्पेयर टाइम मिलता है क्या? तो स्पेयर टाइम मिलता किसको है? मैं ऐसे बहुत से दोस्तों को जानता हूँ जो एक ही ऑफिस में लगभग एक जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही निभाते हैं, एक जैसी उनकी क्वालिफ़िकेशन है और लगभग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक जैसी है। लेकिन उनमें से एक जो है बहुत मस्त रहता है और एक जो है वो हमेशा उसके पास समय कम ही रहता है। और जब देखो वो भागा दौड़ा बदहवास हालत में ही मिलता है। ज़िंदगी में भयानक टेंशन है, उसका कोई काम समय पे होता ही नहीं। और एक दोस्त है जो बड़े सुकून से चेहरे पे मुस्कान का भाव लिए और अक्सर शाम को वो क्लब में टकरा भी जाता है। ऐसे कैसे संभव है कि दोनों एक जैसा काम करते हैं और उसके बाद एक का काम ही ख़त्म नहीं होता और एक का जो है काम समय पे ख़त्म भी होता है। वो अपने बॉस को खुश भी रखता है, अपने परिवार में खुशमय माहौल भी बना के रखता है और अपनी ज़िंदगी अपने अनुसार जीता भी है और अपनी हॉबीज़ को भी जो है वो सार्थक करता है। उसके पास उतना समय मिलता है, वो टाइम स्पेयर कर पाता है। तो हॉबी का मतलब स्पेयर टाइम एक्टिविटी नहीं, अपने उस एक्टिविटी के लिए टाइम को स्पेयर करना। मैं हॉबी की ये एक परिभाषा देना चाहता हूँ आप सबको। जिंदगी को बूस्ट अप करने का तरीका हॉबीज से हो सकता है, क्योंकि सभी की हॉबीज और अलग अलग भी होती है। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन का बबल, मतलब जीवन में एक ऊर्जा का बबल आएगा तो जीवन खुशनुमा हो जाएगा। लेकिन सर समझना यहाँ पर यह भी होगा, हॉबीज को लोग समझ कैसे रहें, क्योंकि सबका जीवन अलग अलग चलता है। जिस तरीके से आपने बहुत सारे उदाहरण भी दिए, लेकिन शौक और गलत आदत में डिफरेंस समझना भी बहुत ज़रूरी है। लोग कई बार स्ट्रेस में आ जाते हैं तो लोग हॉबी बना लेते हैं कि 2 ड्रिंक पी लेते हैं, ये हमारी हॉबी है, ड्रिंकिंग हॉबी। मतलब अलग तरीके से सोचते हैं। और ख़ास तौर पर आज के युवा की अगर हम बात करें, तमाम चीज़ें कही जाती हैं, सब कुछ लिखा होता है कि ये गलत है, लेकिन आदमी वही चीज़ करता, बोलते नहीं ये हमारी हॉबी है, इसमें मुझे सबसे अच्छा लगता है। जबकि हो सकता है कि कुछ और भी अपनाते वो, तो वो भी उन्हें अच्छा लगता, लेकिन मायूसी में डूबकर गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। तो इसको समझना कितना ज़रूरी है सर?
एक फिल्म में एक डायलॉग था, वो फिल्म नहीं जानता मैं, लेकिन उस फिल्म में एक डायलॉग था कि हाँ जिंदगी में केमिकल लोचा। जी, ये कौन सी फिल्म क्या मुझे थ्री याद नहीं इडियट्स। है, 3 इडियट का जी, है। जी। ओके, तो अगर हम इसको मेडिकली देखते हैं तो वाकई जीवन का हर भाव, जीवन का हर इमोशन जो है, आपके अनुभव जो आपके जीवन में एक फीलिंग कराते हैं, अंततः उनके पीछे जो है किसी न किसी एक रसायन का हाथ होता है। एक शरीर के अंदर एक आपकी जो एंडोक्राइनल ग्लैंड्स हैं, वो हर ब्रेन से मैसेज लेने के बाद में वो जो रसायन सिक्रीट करती हैं, वो रसायन जो है आपकी बॉडी में वैसे भाव पैदा करते हैं। वो चाहे क्रोध का भाव हो सकता है, वो चाहे एक सेटिस्फेक्शन का भाव हो सकता है, वो एक पुराने मित्र को गले लगा के जो एक संतुष्टि मिलती है उसका भाव हो सकता है, वो एक 100 मीटर्स की रेस में फर्स्ट आने के बाद में वो गोल्ड मेडल मिलता है, और गोल्ड मेडल मिलने के बाद में हम जब जो है उस स्टेप पे खड़े होते हैं, उस पैड पे खड़े होते हैं जहाँ पे कि पूरा स्टेडियम जो है हमको ताली मार के बजाता है, ताली मार के जो है हमको हमारा स्वागत करता है, और उस वक्त आपके भीतर जो एक भाव उठता है, जो किक लगती है, और वो जो हार्मोन्स निकलते हैं आपके अंदर जो है, वो आपको एक नई शक्ति का संचार ही नहीं करते, वो स्मृति में छप जाते हैं, और आप बार बार उसी आनंद का जो उसे वापस उस आनंद को भोगना चाहते हो। मैं बात करता हूं, जैसे हमारे आकाश भाई ने कहा कि कुछ लोग जो है हॉबी के रूप में जो है अपने आप को जो है शिकार बना लेते हैं उन द्रव्यों का जिन पे उनकी डिपेंडेंसी हो जाती है, जिन पे उनकी निर्भरता हो जाती है, चाहे वो निकोटीन हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो और किसी भी किस्म की दवाइयाँ, ड्रग्स वगैरह हों। तो बाहरी रसायनों पे अगर हम निर्भर हो जाते हैं तो हम तो गुलाम हो गए, हमारी खुशी जो है वो किसी पे निर्भर हो गई। तो जीवन में अगर मेरी खुशी किसी और पे निर्भर करती है तो मान के चलिए कि सबसे बड़ा गरीब मैं हूं। अगर मैंने मेरे जीवन की खुशी की कुंजी, चाबी किसी और को दे रखी है, और अक्सर ये कहा भी जाता है कि मैं अगर कुछ भी करना चाहता हूं तो सबसे पहले अरे लोग क्या कहेंगे। ये आज तक मुझे ये इक्वेशन ही समझ नहीं आया, समीकरण जो है कि ये लोग क्या कहेंगे, कौन लोग हैं वो, क्या लोगों की इतनी फुर्सत है कि वो आपको दूरबीन लगा के देख रहे हैं। ये भाव आपके मन में आ कैसे जाता है, आप क्यों परवाह करते हो किसी की। अगर कोई गलत काम नहीं करने जा रहे हो आप जो है, अगर कोई ऐसा अद्भुत काम है और उस काम में हो सकता है कि आपको सफलता मिले या असफलता मिले, या एक अनोखा काम हो सकता है, आपको जमाना उसके लिए जो है आपको नजरें गड़ा के देख रहा हो, आप केवल इस डर से कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं कहीं चल के जा रहा हूं, मैं गिर गया तो लोग हंसेंगे मुझ पे। हम अपने जीवन में जब लोगों की परवाह करने लगते हैं तो हम अपनी परवाह करना छोड़ देते हैं। तो जीवन ऊर्जा को अगर केंद्रित करके केवल और केवल अपने लक्ष्य की ओर फोकस करें तो वो लेजर बीम बन जाती है और हमारे सारे कार्य जो है वो सफल होने लगते हैं। और जहां तक बात है हॉबी की बात करते हैं, तो हॉबी जैसा मैंने कहा कि उस एक्वेरियम का एक वो बबल है कि आप जब कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम करते करते जब आपका मस्तिष्क जो है कहीं हल्का सा विचलित होने लगता है तो आपको हट जाना चाहिए, और हट के आपको उस काम में, उस एक्टिविटी में अपने को लगा लेना चाहिए जो इंटरनली आपको अंदर से एक खुशी प्रदान करता है, एक हैप्पीनेस प्रदान करता है। आपके अंदर फिर से जो है एक प्रकार से एक ऊर्जा का संचारण होने लगता है, एक ऊर्जा प्रवाह होने लगती है। ऐसा कोई भी काम जो आपके दिल और आपकी आत्मा के नजदीक हो, कोई पेंटिंग बनाता है, कोई गाने गाता है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता है, कुछ भी हो सकता है, रीडिंग हैबिट हो सकती है, कुछ लोग कभी कभी गाड़ी लेके निकल जाते हैं। ऐसे कई चीजें हॉबी हो सकती हैं जो पॉजिटिव हॉबीज हैं। ये हॉबी जो है जो किसी रसायन पे आधारित है, ये आपकी डिपेंडेंसी हो गई किसी चीज पे, और ये जो डिपेंडेंसी होती है अंततः दुख देती है। आकाश भाई सर, दुख तो देती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इसकी तरफ बहुत आसानी से आकर्षित कर लेते हैं, उसे अपना भी लेते हैं। एक चीज़ और समझना चाह रहा था सर, लंबा अनुभव है क्योंकि आपका चिकित्सीय क्षेत्र में भी, और वैसे भी अगर हम बात करें तो अच्छा खासा आप किताबों को पढ़ते हैं, समझते हैं और काफ़ी बारीकियों से चीज़ों को केंद्रित करके बताते हैं। तो युवा ये भी जानना चाहता है सर, हॉबी का सिलेक्शन हम कैसे करें, क्योंकि अगर हम बात करें तो कई युवा जो हैं दूसरों को देखकर हम सोचने लगते हैं कि हमारी भी वो हॉबी होगी। जैसे कोई बेहतर क्रिकेट खेलता है तो हमें ऐसा लगता है हम भी बेहतर क्रिकेट खेल सकेंगे, और हम खेलने भी जाते हैं लेकिन मन नहीं लगता। तो अपने मन के अंदर की वो पुकार जिसको हमें आनंद मिलता है वो कैसे पहचाने? हर व्यक्ति जो है, हम अगर सनातन, हमारे भारतीय सनातन चिंतन के हिसाब से देखते हैं
तो मनुष्य का शरीर जो है पंच कोशों से बना हुआ है, जिसको हम अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश की बात करते हैं। अर्थात ये जो शरीर दिखता है ये तो एक स्थूल शरीर है, फिजिकल शरीर है। एक लाश में और एक जीवित व्यक्ति जब सोए रहते हैं, उन दोनों में हम कोई भेदभाव नहीं करा सकते। केवल और केवल इस व्यक्ति की सांस चलती है, वो प्राण वायु को अंदर लेता है, वायु के साथ में वो प्राणिक ऊर्जा भी इसके अंदर जाती है। यही फर्क होता है एक डेड बॉडी और एक लाइव बॉडी में, ठीक है। लेकिन इस लाइव बॉडी के अंदर भी जो है और शरीर जो है और कोश छुपे हुए हैं। हम अगर बात करते हैं तो हमें किस तरह की अगर हॉबी जो है, किस तरह की हॉबी को हमको पालना चाहिए, तो मेरा ऐसा मानना है कि हर वो कार्य जो आपको खुशी प्रदान करे, जो आपके अंदर के कलाकार को, देखिए हर बीज में एक बड़े दरख्त बनने की क्षमता होती है, हर बीज में, ठीक है। बस फर्क इतना होता है कि उसको प्रॉपर जमीन मिल जाए, पानी मिल जाए, वैसा वातावरण मिल जाए, प्रकाश मिल जाए, तो वो जो है वो अपने आप पल्लवित हो जाता है और एक अच्छे बड़े वृक्ष के रूप में पल्लवित हो जाता है। ऐसे हर मनुष्य में ईश्वर प्रदत्त ये शरीर जो है, ये दिमाग मिला है, इसमें अपार क्षमता है। केवल और केवल इसे जगाने की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि अगर कोई बड़े घर में जन्म लेता है तो उसी का भाग्य खिला हुआ, ऐसा नहीं है। हम उदाहरण देखते हैं, हम जो है चाहे हमारे T20 क्रिकेटर्स की बात कर लें, कैसे कैसे परिवारों से आके जो है उन्होंने जो है बड़े बड़े काम किए हैं। तो ये आपके ऊपर, आपके इंडिविजुअल, आपके व्यक्तित्व पे डिपेंड करता है कि आपने ठान क्या रखा है। अगर कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया हो तो आप एक आम युवाओं जैसे हो जाओगे, जो खाली दिमाग शैतान का घर। उद्यमी बनना चाहिए हमको ये देखना चाहिए कि अगर मेरे पास वक्त खाली है, मेरे पास कुछ काम करने के लिए नहीं है, तो ये सेंटेंस गलत है कि मेरे पास कुछ काम करने के लिए नहीं। कितने काम करने के लिए हो सकते हैं। आप जो है दूसरों की सेवा करने लग जाओ। पिछली बार हमने जो है आकाश जी कहा था कि अगर आपके पास कुछ काम नहीं है, आपके घर के आसपास का जो मंदिर है उसका प्रांगण ही साफ करने लग जाओ भाई, जाके दिन में एक बार जाके। आप अपने आप को ढूंढो तो सही कि मैं कहाँ। आप किताबों में जा सकते हो, आप जो है आप अपने मेन काम जो है उसके आसपास की कोई हॉबी पढ़ सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप पेंटिंग कर सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, ठीक है। कई चीजें हैं जो आप कर सकते हैं आप। तो ये एक हारी हुई मानसिकता के साथ में, निराशावादी मानसिकता के साथ में अपने आप को जो है उन चीजों पर निर्भर कर देना जिनसे हमको जो है एक क्षणिक आनंद की अनुभूति होती है, तो ये तो एक एडिक्शन वाली बात हो गई। ये तो अंततः आपको ये दुख ही पहुंचाएगी। सर एक चीज और समझना चाह रहा था मैं, जिस तरीके से आपने बताया कि एडिक्शन की तरफ ये चले गए, लेकिन हॉबीज का जो सिलेक्शन भी हो गया, और जिस तरीके से हमने पिछले एपिसोड्स में लक्ष्य की बात भी की, टाइम मैनेजमेंट की भी बात की। सर एक चीज और निकलकर सामने आती है कि ये सारी चीजें होने के बाद भी जब हम हॉबीज, शौक को हम देखते हैं, तो कई लोगों का रहता है मन में कि ये हमारा शौक जरूर है, लेकिन जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि दुनिया क्या सोचेगी, तो कहीं ना कहीं उसके कारण भी जो लोग हैं वो अपने अंदर को, अपना जो अभिव्यक्ति की आजादी जिसे हम कहते हैं, वो अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। और अगर वो अभिव्यक्ति आ जाए तो आदमी इतना प्रसन्न हो जाता है और कहीं ना कहीं वो जीवन में सफल भी हो जाता है। तो सही बात है आकाश, आपने बहुत सही कहा कि अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए एक जो इनिबिशन होता है, बेसिकली हम जो है अक्सर ऐसा होता है कि अगर अचानक किसी को भीड़ के सामने अगर बोलना पड़े जी, अचानक जो है हम कहीं 8, 10, 15, 20 लोग बैठे हैं और किसी ने जो है अचानक आपको माइक पकड़ा दी, चलिए आप किसी विषय पे बात करिए, तो सिट्टी पिट्टी घूम जाती है। आपके अंदर जो है बिल्कुल ऐसा खालीपन सा आने लगता है और ब्रेन जो है कुंद हो जाता है। कभी कभी ब्रेन बिल्कुल समझ में नहीं आता, आप सडनली डिस्कनेक्ट हो जाते हो उस वातावरण से, आपकी घिग्गी बंद जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका व्यक्तित्व ऐसा है। आपने अपने पास जो समय था, आपने अपने आप को गढ़ा ही नहीं अपने आप को, आपने समय खराब किया। तो अगर आप अपने आप को निखारते हो, आप जो है आप खाली समय में जो है अक्सर जो है देखा गया जो अच्छे वक्ता होते हैं वो खाली आईने के सामने जो है अपने हाव भाव के साथ में, जैसे अभिनेता करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अभिनेता का तो काम है, उनको तो उससे पैसा मिलता है। लेकिन स्मार्ट आदमी कौन है जो 5 लोगों के साथ सामने बोल सके और उनको अपने विषय पे कन्विंस करा सके? तो ये एक बात है जो एक लीडरशिप की बात है। ये हर युवा अपने आप में एक ऊर्जा से, एक तरुणाई जो है जो वो उसमें भरा हुआ है।
तो हम जितने भी युवा हमारे जो है प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि अगर आप बोलना शुरू करें तो शब्दों का चयन कैसा करने का है, आप किस विषय को कितनी गंभीरता के साथ में व्यक्त कर सकते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होगी, आपके हाव भाव कैसे होंगे। और जब इस तरह की बातें होती है तो लोग सुनने लगते हैं, और आप देखेंगे जैसे आप बोलना शुरू करते हैं और अचानक स्तब्धता छा जाती है और आपको लगता है कि नहीं, आपने सबको जो है सम्मोहित कर लिया, तो एक जीवन, एक अंदर में आप आनंद का अनुभव करते हैं और आप इस प्रॉपर्टी को, इस गुण को आप और ज्यादा विकसित करने की कोशिश करते हैं। आप और जाके बुक्स पढ़ते हैं और चीजों को ज्ञान की वृद्धि करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से आपकी पर्सनालिटी में सुधार होता है। और अंततः युवा को चाहिए क्या, एक अच्छा व्यक्तित्व चाहिए और कन्विंस करा सके, अपने आप को प्रोडक्टिव बनाए और दूसरों के काम आए। सर ठीक है, इन पंक्तियों की तरह कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। मतलब राह बनानी है तो हॉबीज भी बेहतर चयन करनी पड़ेंगी और जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी करना होगा। सर एक चीज और समझना चाह रहा था, जिस तरीके से आपने बताया कि व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है और इसमें योग भी एक बेहतर साधन हो सकता है, वो लोग धर्म से जोड़ते हैं। लेकिन अगर हम हॉबीज की बात करें तो अपने मन के अंदर की चेतना को जगाने के लिए और सही हॉबी पहचानने के लिए और मन को स्थिर करने के लिए योग का कितना महत्व है सर? हाँ आकाश, अगर हम योग की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि कम से कम 25 हमको एपिसोड हमको उस योग पे कहने पड़ेंगे जी। योग इतना महीन है, इतना विस्तृत है। हम ऊपरी तौर पे, सतही तौर पे हम आकाश जितना योग को जानते हैं कि केवल और केवल कुछ आसन हो गए और आसन होने के बाद में हमने कुछ प्राणायाम कर लिया, ध्यान कर लिया, ये योग नहीं है। योग जैसा उसका नाम से ही जाना जाता है, उसका जो मीनिंग है जी। योग मतलब यूनियन है। अब जुड़ना है, यूनियन किसके साथ में? ये आप शेक हैंड कर रहे हो उस व्यक्ति के साथ में जो ईश्वर ने साक्षात बना के भेजा हुआ है, जो मॉडल ईश्वर का बनाया हुआ है। लेकिन आप उस मॉडल से दूर जा चुके हो। आप धीरे धीरे अपनी आदतों के कारण में, इस मायावी संसार में रहने के कारण में, इस त्रिगुणी प्रकृति में जहाँ पे सत, रज और तम है, और तम जो है बहुत जल्दी खींचता है आपको, तो संतुलन छोड़ के जो है आप धीरे धीरे जो है बाहरी आडंबरों के चक्कर में आ जाते हो, जो आपको क्षणिक आनंद देते हैं, और आप अपना वास्तविक, अपना मूल जो है भूल जाते हो। और जब अकल आती है, जब कोई गुरु मिलता है, या आपका समय आ गया है कि अब आपको वापस यू टर्न लेके जो है उस यात्रा की ओर जाना है और उस मॉडल से हाथ मिलाना है, उससे योग करना है जो साक्षात ईश्वर ने भेजा हुआ है, जो आपको बताता है कि आप उस ईश्वर के ही अंश हो, उसी परमात्मा का एक अंश आत्मा के रूप में आप में वास करता है। उसे पहचानना, उसे जानना, उसे शेक हैंड करना योग कहलाता है। और जहां तक हम बात करते हैं, एक सिंपल मीनिंग है कि जब हम शांत भाव से बैठ के अपने भीतर के विचारों के जो ज्वार भाटा है उसको हम जब शांत कर लेते हैं, एक झील की भांति उसके जो पानी है, उसके ऊपर जो लहरें हैं, वो जब शांत हो जाती हैं, तब हमको भीतर का खजाना दिखने लगता है। और उस भीतर के खजाने को देखने के लिए जो है आपको आंखें बंद करनी पड़ती है। आपके मन के विचारों को, जो टर्बुलेंस ऑफ थॉट्स है, उसको आपको कम करना पड़ता है। उसमें जो योग में वो मदद मिलती है हमको। और अध्यात्म का मतलब किसी धर्म या किसी ईश्वर से नहीं। अध्यात्म का मतलब होता है कि आत्मा का अध्ययन, अर्थात अपना अध्ययन, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं मैं। और यहीं पे निकलता है सोहम। सोहम का अर्थ होता है कि हर प्राणी जो श्वास लेता है, उसके श्वास से एक ये ध्वनि निकलती है, अगर इसके साथ उसका एकाकार हो जाता है तो सोहम मतलब मैं उसी का एक अंश हूं। किसका अंश हूं? वो जिसको भी आदर्श मानता है। अगर वो हनुमान जी को अपना आदर्श मानता है तो हनुमान जी के गुणों को जो है वो आत्मसात करे। अगर वो कृष्ण को, अगर वो श्री गणेश को, अगर राम भगवान को, शिव जी को, विष्णु जी को, जो जिस भी धर्म के हैं, उस धर्म को जो है, जहां भी उसके जो एक ईष्ट हैं, उनको याद करके अगर हम सोहम के साथ बंध जाते हैं, इन सांसों की गति के साथ में जपा जाप में बंध जाते हैं, तो धीरे धीरे वो साक्षात वो गुण जो है, वो ईश्वरीय गुण जो है आप में विद्यमान होने लगते हैं, और आप धीरे धीरे जो है एक उत्कृष्ट जीवन की तरफ चलने लगते हो आप जो है।
सर शायद यही कारण रहा होगा कि जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे वो मंदिरों में रोज रामायण का पाठ करते थे, ये एक हॉबी बना लिया करते थे वो कि वहाँ एकत्रित भी होना, और चाहे कोई भी धर्म की बात हो, क्योंकि इबादत किसी की भी की जाए मिलन ईश्वर से ही होता है। एक चीज और समझना चाहूंगा सर, आप हमेशा कुछ एक नई बात लेकर आते हैं। पिछले एपिसोड में भी आपने बताया था कि दिन भर जो किया है उसको रात में एक बार जरूर लिखें और चिंतन करें कि ये अच्छा काम मैंने किया या नहीं किया, यानी समय का यूटिलाइजेशन किस तरीके से किया, क्या बेहतर किया और क्या नहीं कर पाए। सर इससे कितना पता चल पाता है कि हम हॉबी में कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे युवा हैं जो हॉबी को नहीं पहचान पा रहा है। आपने कई सारी चीजें भी बताई, लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण रोल हो सकता है, क्योंकि कई लोगों को बहुत अच्छा गाना पसंद होता है लेकिन दिन भर वो अपनी भाग दौड़ की जिंदगी में निकल जाते हैं और रात में जब समय मिलता है सोचते जरूर हैं कि मैं एक गाना सुन लेता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन सुनने की कोशिश नहीं करते। आकाश, मुझे लगता है कि किसी भी एक सफल बिजनेस की जो रीढ़ की हड्डी होती है अकाउंट्स जी, और उस अकाउंट्स में जो है एक लेजर होता है, लेजर बोलते हैं जिसको जो है हम इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। रोज शाम के समय जब जो है जो उसका अकाउंटेंट है, ठीक है, वो जब खाता बंद करता है तो एक समय पे जो है दिन भर का हिसाब किताब लिखता है कि यार दिन में आया कितना गया कितना जी। इसी तरह से जो है हमको अपने जीवन में जो आपने बात कही, अगर हमको प्लानिंग के साथ काम करने का है, हमको दिमाग को शांत करके जीवन प्रबंधन की बात करते हैं, तो हमको जो है जो आने वाला कल है उसे आज प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि आज आपका कैसे घटा ये कल आपने जो प्लान किया था ये उस पर डिपेंड करता था। तो जैसा आकाश जी ने कहा है कि हम कल की अगर प्लानिंग करते हैं जो आज हमको करनी है, आज शाम के समय करनी है, तो ये प्लानिंग करना सीखिए आप जीवन में। तब जो है चाहे आपके पास में, आज तो आपके पास में एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट भी है जिसमें मोबाइल में आपके पास में कई ऐप बने हुए हैं, रिमाइंडर्स बने हुए हैं, टू डू लिस्ट बनी हुई है, कैलेंडर है, गूगल कैलेंडर है, ऐसी कई चीजें आपके हाथ में। नहीं तो आप अपनी डायरी रख सकते हैं सिंपल, और इस डायरी में जो है आप समयबद्ध के साथ, समय के साथ में आप कल के जितने कार्य हैं उनको प्रायोरिटाइज करिए कि कौन कौन से कार्य हैं कल करने वाले और उनको कौन सा समय देना है। लगभग कल कितना समय लगेगा, उस कार्य के लिए कितना समय लगेगा। और आपका जीवन शुरू होता है सुबह 8 बजे या 10 बजे, 10 से लेकर शाम के 6 बजे तक। जो कैलेंडर है आपका, जो डायरी है, उसमें उस कार्य को लिखिए कि मैंने 4 घंटे इस काम को देने हैं, 3 घंटे इस काम को देने हैं, 2 घंटे इस काम को देने हैं। और जब आप ये लिखना शुरू करेंगे तो आपके पास में एक बैलेंस शीट बन जाती है आपके काम की। आपको धीरे धीरे अपनी आदतें समझ में आने लगती हैं, आपको आपकी कमजोरियां समझ में आने लगती हैं, आपको आपकी शक्तियां समझ में आने लगती हैं, और आप अपनी कमजोरियों पे काम करके धीरे धीरे से समय का प्रबंधन करते हो। और उसके बाद जो है जब समय निकलने लगता है, उसी समय में से जब आप टाइम स्पेयर करने लगते हो, और स्पेयर टाइम में जो आपको मन के करीब जो भी आपकी एक्टिविटी है उसको आप जब करने लगते हो, तो आप देखिएगा कि जीवन आपका खुशनुमा होने लगता है। और एक एटीट्यूड के साथ में, एक हैप्पी माइंडसेट के साथ में कोई भी काम असफल नहीं होता। आपकी मीटिंग सफल नहीं होती है, आप जो है किसी से बात करते हैं वो खुश होता है, आप जहां बैठते हो चारों तरफ का ऑरा जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। और आपके जीवन में चाहिए क्या? खुशी तो चाहिए, हैप्पीनेस तो चाहिए हमको, और वो आने लगती है। इस हैप्पीनेस के लिए जैसे एच से हैप्पीनेस और एच से ही हॉबी, और इसलिए हॉबी अगर आप बेहतर रखेंगे और रेगुलर लाइफ में हॉबीज के लिए समय निकालेंगे तो आपका जो जीवन है वो सुखमय हो सकता है। सर हॉबीज पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपने बताई। एक महत्वपूर्ण चीज और है, हॉबीज को लोग उम्र के बंधन में बांध लेते हैं। कई लोग, जिस तरीके से हमने पहले भी चर्चा की कि ये काम करूंगा तो कैसा लगेगा, क्या उम्र का कोई हॉबीज से लेना देना है क्या? बिल्कुल दूर दूर तक आकाश भाई नहीं है। उम्र होती क्या है बेसिकली जी, जैसे घड़ी है, ऐसे जीवन की एक घड़ी है, और उसमें बच्चा पैदा होता है, उसके बाद शैशव काल, बाल्यकाल, युवा, प्रौढ़, वृद्ध होता है। तो ये तो जैसे सूर्य है, सूर्य उदय हुआ, सूर्य अस्त होना है। सूर्य अस्त होता इसलिए है कि सूर्य उदय होना है दोबारा जी। तो जीवन में उम्र का तो कोई हिसाब किताब नहीं होता जी, ठीक है। केवल सोच होती है जो आपको बूढ़ा करती है जी, ठीक है। आप अपने मन में जो है वो युवा तरुणाई बनाए रखिए, ठीक है। ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि जो है अगर कोई उम्र के अनुसार जो है अगर कोई आदमी अपने आप को बूढ़ा होने लगता है तो वो मन से बूढ़ा है। मैंने कई जवानों को भी बूढ़ा होते देखा है, और कई बूढ़े भी जो है वो जवान रहते हैं मेरे जैसे। आपको एक मिसाल है। दर्शकों, ये बड़ी बात है, मन को हमेशा जवान रखिए, उम्र तो आती जाती रहेगी। लेकिन सर स्वामी विवेकानंद का भी हम हर एपिसोड में एक जिक्र करते हैं। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे युवा जिन्होंने करोड़ों
दिलों पर राज किया युवाओं के और आज भी राज कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद की भी कुछ हॉबियां ऐसी थी जिसको अगर पढ़ने मात्र से ही जीवन सफल हो जाता है, आनंदमय हो जाता है, जिसमें एक योग भी आता है। और दूसरी एक उनकी आदत थी शब्दों के चयन की, जिस तरीके से आप भी कह रहे थे कि शब्दों का चयन ऐसा करें। तो सर, स्वामी विवेकानंद के कुछ संस्मरण जानना मैं इतना कह सकता हूँ आपको आकाश भाई कि स्वामी विवेकानंद जी को मैंने पढ़ना शुरू किया, मैं पढ़ता भी हूँ। उनकी एक बात जो मुझे बड़ी बड़ी छूती है मुझे, उनका अध्ययन जो था उनका, वो एक जबरदस्त उनके अंदर में एक कला थी, ठीक है। वो उसको आत्मा से पढ़ते थे उनको। स्वामी विवेकानंद जो है, उन्होंने जो है 17-18 साल की उम्र में उन्होंने जो है इस बात पे उन्होंने जिद पकड़ ली थी कि मुझे ईश्वर को देखना है। और वो जहां जहां जाते थे केवल और केवल ऐसे संतों के पास जाते थे, पूछते थे कि आपने ईश्वर को देखा है क्या, आपने ईश्वर को देखा है। उनकी माँ, उनके पिताजी बोलते भी थे कि हे नरेंद्र तू कैसा बोलता है, बोले नहीं मुझे ईश्वर को देखना है। और वर्ड्सवर्थ उनके जो प्रिंसिपल हैं, वो जब एक कविता सुना रहे होते हैं इस पे ध्यान के एक इस पे कविता सुनाते हैं उस पे, तो वहां पे जिक्र करते हैं कि यदि उस एक तुरीय स्टेज के बारे में समझना है तो वहां पे जाके जो है आप जो है दक्षिणेश्वर में एक संत हैं उनके पास जाओ। तो वहां से जब पता मिलता है, विवेकानंद जी बोलते हैं कि मैं इनसे मिलूंगा जाके। तो वो जब पहली बार जो है रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं तो देखते रहते हैं भीड़ बैठी हुई है, परमहंस जी बैठे हुए, रामकृष्ण जी बैठे हुए हैं। और धीरे धीरे जब जो है नरेंद्र उनके पास जाते हैं तो बिना जाने पहचाने जो है रामकृष्ण उनसे पूछते हैं कि अरे नरेंद्र आओ, मैं इतने समय से प्रतीक्षा कर रहा था, तुम कहाँ थे। तो वो चमत्कार होता है उस वक्त जो है, वो बोलते हैं अरे ये ऐसे कैसे। तो रामकृष्ण परमहंस तो साक्षात त्रिकालदर्शी थे और वहां से जो है एक गुरु और शिष्य का जो मिलन होता है और धीरे धीरे बातें होती हैं। तो वो वहां पूछते हैं विवेकानंद से कि दादा आपने, गुरुजी बोलते हैं, गुरुजी क्या आपने ईश्वर को देखा है। तो उसी वक्त जैसा सवाल वैसा जवाब, बोले हाँ मैंने देखा है, और मैंने ऐसे ही देखा है जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ। और उनके शब्दों में जो जादू और जो ताकत थी वो कन्विंस करती है नरेंद्र को, जो बाद में स्वामी विवेकानंद बनते हैं। और उनके साथ पकड़ के जब चलते हैं वो, और सारा का सारा जो तपस्या जो की थी रामकृष्ण परमहंस ने, वो शक्तिपात के जरिए जो है विवेकानंद जी को मिलती है। तो निश्चित रूप से सर बहुत बहुत शुक्रिया हॉबीज पे जिस अनोखे अंदाज में आज आपने हमें समय दिया। तो दर्शकों, जीना इसी का नाम है, यानी जिंदगी जीने का बेहतर तरीका कैसे हो सकता है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। आज डॉक्टर साहब ने हॉबीज के बारे में हमें बताया। हमारा कोशिश है कि आप जैसे युवा जो हमारे दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो जिंदगी में उम्र से बूढ़े जरूर हो जाएं, लेकिन दिल से युवा रहेंगे और अपनी हॉबीज को आज से ही अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को खुशनुमा बनाएंगे। जीना इसी का नाम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।